हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएच ऑनलाइन टीचिंग। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ 9th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, उसकी डिस्कवरी के बारे में, लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सेल थ्योरी, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, शेप एंड साइज ऑफ सेल। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज सेल। सेल के बारे में तो आपने प्रीवियस क्लास 8th क्लास में भी पढ़ रखा होगा कि सेल क्या है। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज सेल? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये क्यों इसको बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला गया है लाइफ का? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट है, चाहे एनिमल है, चाहे कोई माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कोई बिल्डिंग है, वो किससे बनी होती है? ब्रिक से बनी होती है ना। एक एक इंट जोड़ के बिल्डिंग तैयार की जाती है। इन द सेम वे हम सेल को इंट से कंपेयर कर सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो एक एक सेल को जोड़ के बना होता है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई सेल इज़ कॉल्ड द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को फंडामेंटल यूनिट भी बोला गया है लाइफ का। क्यों? क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, दोज आर द सम टोटल ऑफ द एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय द सेल। दैट इज़ वाई सेल इज़ कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ऑल्सो। अब हम पढ़ेंगे कि सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। दैट इज़ अबाउट डिस्कवरी ऑफ सेल। तो सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय ए फिजिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 with the help of his self built microscope। रॉबर्ट हुक ने क्या किया? एक माइक्रोस्कोप बनाया और उसने क्या किया? पेड़ की जो छाल होती है, दैट इज़ बार्क ऑफ द ट्री विच इज़ द डेड टिश्यू, उसके थिन थिन स्लाइसेस लिए और उनको अपने सेल्फ बिल्ड माइक्रोस्कोप में स्टडी किया। रॉबर्ट हुक ने देखा कि उसको उस माइक्रोस्कोप में छोटे छोटे चैम्बर्स लाइक जैसे कि हनी कॉम्ब होता है वैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए, वैसे चैम्बर्स दिखाई दिए। एंड ही नेम्ड दिस सेल्स और चैम्बर्स एज सेलुला, और उसने उन चैम्बर्स को सेलुला का नाम दिया, विच वर लेटर गॉट एब्रीवेटेड इनटू सेल। सो दिस इज अबाउट डिस्कवरी ऑफ सेल। Cell was discovered by Robert Hooke in 1665 with the help of cell-built microscope from the dead tissue of the bark of the tree, and these cells resemble the honeycomb having numerous chambers. He named these cells as cellula. Okay, लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किए थे दोज वर डेड सेल्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि सबसे पहले लिविंग सेल किसने डिस्कवर किए? फिर देयर वाज अनदर साइंटिस्ट नोन एज एंटनी वैन ल्यूवेनहुक। व्हाट? एंटनी वैन ल्यूवेनहुक डिस्कवर्ड द लिविंग सेल फर्स्ट ऑफ ऑल। उसने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कई बार 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं एग्जामिनर, जैसे कि न्यूक्लियस। सेल के अंदर आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में कि सेल हैज़ न्यूक्लियस विच कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। तो उस न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है? दैट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन ऑर्चिड रूट सेल इन 1831। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी सेल थ्योरी, जिसके बारे में हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय शिल्डिन एंड शिवान, लेकिन बाद में एक और साइंटिस्ट हुई है रुडोल्फ वर्चो जिसने उसको और इम्प्रूव किया था। नेक्स्ट इज प्रोटोप्लाज्म टर्म। हु कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म के बारे में भी आप पढ़ेंगे। सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। वो टर्म दी थी पुरकिंजे ने। पुरकिंजे साइंटिस्ट थे हु कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट इज रुडोल्फ वर्चो। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जो नए सेल्स हैं वो जो पुराने सेल्स पहले से एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, पुराने सेल उन्हीं से बनते हैं। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। दिस टर्म वॉज गिवन बाय दीज
दिस वॉज सेड बाय रुडोल्फ वर्चो। क्लियर। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि सेल को कैसे स्टडी करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू स्टडी सेल्स। तो सेल्स आर वेरी टाइनी सेल्स, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, तो इनको हम माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं। इस चैप्टर में आपको है लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लाइट माइक्रोस्कोप जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने देखे होंगे, सबकी लैब्स में होते हैं। जो प्रैक्टिकल्स करते हैं, टीचर ने आपको स्लाइड्स वगैरह दिखाई होगी, जैसे अनियन पील सेल, चीक सेल वगैरह दिखाए होंगे, तो वो नॉर्मली या जनरली जो लैब में जो हमारे सेल्स होते हैं, माइक्रोस्कोप होते हैं, दे आर लाइट माइक्रोस्कोप। एंड नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हियर इज द पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये बहुत बड़ा होता है साइज़ में, काफ़ी स्पेस रिक्वायर चाहिए होता है इसको, और मतलब इसके लिए, इसके वर्किंग के लिए भी जैसे वैक्यूम चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी चाहिए इल्यूमिनेशन के लिए। तो नेक्स्ट हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पहला तो लाइट माइक्रोस्कोप है, इट इज़ स्मॉल इन साइज, छोटा होता है साइज़ में, और जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ लार्ज इन साइज। सेकेंड इज़ लाइट माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट के ऊपर, सेल के ऊपर फोकस करने के लिए ग्लास लेंस यूज़ होते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप यूजेस ग्लास लेंसेज फॉर फोकसिंग, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स फॉर फोकसिंग। अब लाइट माइक्रोस्कोप, एज इट्स नेम इंडिकेट्स, इल्यूमिनेटेड बाय लाइट, सोर्स ऑफ, इसको रोशनी के लिए क्या चाहिए होता है, इट इज़ इल्यूमिनेटेड बाय लाइट। और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इट इज़ इल्यूमिनेटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। अब लाइट माइक्रोस्कोप तो हम लैब में जनरली ऐसे यूज़ करते हैं, इट डज नॉट रिक्वायर एनी वैक्यूम, वेयर इज़ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट रिक्वायर्स वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स जहाँ पे कोई एयर पार्टिकल्स, कोई डस्ट पार्टिकल, कुछ भी ना हो, दैट इज़ वैक्यूम। एंड द लास्ट डिफरेंस इज मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन होता है कि कितना टाइम्स वो बड़ा करके सेल को दिखा सकता है। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप इज़ 100 to 1500 टाइम्स, 100 से 1500 गुना ये बड़ा इनलार्ज दिखाता है ऑब्जेक्ट को। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन है, दैट इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप, एंड इट इज़ 1 lakhs to 5 lakhs टाइम्स। क्लियर। हियर आर द 5 डिफरेंसेस गिवन। पहला तो आ गया, लाइट माइक्रोस्कोप इज स्मॉल इन साइज एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज लार्ज इन साइज। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ लाइट इज illuminated, light microscope is illuminated by light, whereas electron microscope is illuminated by electron. Or light microscope, it uses glass lenses for focusing, and electron microscope uses electromagnets for focusing. Light microscope does not require vacuum, whereas electron microscope requires vacuum. Magnification of light microscope is 100 to 1500 times, whereas that of electron microscope is 1 lakhs to 5 lakhs times. क्लियर। ईजी है डिफरेंस, एक बार आप फिर से करेंगे तो आपको रह जाएगा याद। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल थ्योरी। जब सेल के बारे में अभी ज़्यादा पता नहीं था, तो डिफरेंट साइंटिस्ट जो सेल के बारे में स्टडी कर रहे थे, डिस्कवरीज कर रहे थे, तो उसके बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी आई थी, जिससे मतलब बेसिक सा क्लियर हो गया था कि ऑर्गेनिज्म ऐसे बने होते हैं, दैट इज़ सेल थ्योरी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय शिल्डिन एंड शिवान ने, एंड लेटर ऑन इट वॉज इम्प्रूव्ड बाय रुडोल्फ वर्चो। तो सेल थ्योरी के 2-3 पॉस्टुलेट्स हैं जो आपको याद करने हैं। फर्स्ट बहुत इजी हैं। पहली बात तो बोलती है ये कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। क्लियर, सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। तो दूसरा इसी से हम जोड़ देंगे, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हुआ फिर। क्लियर, 2 क्लियर हो गए। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, दूसरा सेल से ही शुरू कर देंगे हम, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तीसरी जो लाइन है जो रुडोल्फ वर्चो ने दी थी, न्यू सेल्स डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अगर आप इतने पॉइंट भी लिखते हो, दीज आर सफिशिएंट, ओके। लेकिन फोर्थ एक और भी है, ऑल एक्टिविटीज एंड फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर द सम टोटल ऑफ द फंक्शन ऑफ इट्स सेल्स। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आपके आंसर भी है कि क्वेश्चन इज वाई सेल इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला गया है, तो उसका आंसर ये सेल थ्योरी का 4th पॉइंट है।
all activities and functions of an organism are the sum total of functions of its cells. सो क्लियर हो गया. सेल थ्योरी तो मुझे लगता है आपको याद भी हो गई. गिवन बाय शिल्डिन एंड शिवॉन एंड इम्प्रूव्ड बाय रुडोल्फ वर्चो. 3 पोस्टुलेट क्या हैं? सारे ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं. दूसरा आ गया सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. तीसरा आ गया कि नए सेल जो होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं. चौथा आ गया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो होता है सम टोटल ऑफ द फंक्शंस ऑफ इट्स सेल्स. क्लियर. इसके बाद अब हम करेंगे नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म, इन एनी ऑर्गेनिज्म. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, organisms are of 2 types, unicellular and multicellular organisms. अब uni what is the meaning of uni? Uni means one. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या हुए? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं. क्लियर. और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी टर्म खुद ही डिफाइन कर रही है. मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स और मोर देन 1 सेल्स. ओके. तो फर्स्ट डेफिनेशन भी होगी. व्हाट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल. एंड व्हाट आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. क्लियर. अब सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? अब एक ही सेल है पूरा, कोई ऑर्गेनिज्म है वो एक ही सेल का बना होता है. तो जो सिंगल सेल है वही सारे फंक्शन करेगा. इंजेशन का भी, डाइजेशन का भी, एक्सक्रीशन का भी, जितने भी उसको ज़िंदा रहने के लिए फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं ऑर्गेनिज्म को, द सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शंस. क्लियर. वेयरएज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. जैसे कि अपना ही एग्जांपल ले लो आप ह्यूमन बीइंग का. हार्ट के सेल्स होते हैं, उनका ब्लड सर्कुलेशन का काम रहता होता है. जो डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल्स होते हैं उनका डाइजेशन का काम रहता है. ठीक है. जैसे हमारे में ऑर्गन सिस्टम है तो डिफरेंट मल्टीसेल, वी आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. अब आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे. एक ही सेल होगा तो देयर इज़ नो डिवीज़न ऑफ लेबर, काम का कोई बंटवारा नहीं है, उसी को काम करने पड़ेंगे सारे. जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देयर इज़ डिवीज़न ऑफ लेबर. डिफरेंट सेल्स ने अपने काम बांटे हुए हैं क्योंकि ज़्यादा सेल्स हैं. ओके. अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल सारे काम करेगा तो उसकी काम करने की जो क्षमता है, जो एफिशिएंसी है, वो कम हो जाएगी, थक जाएगा बेचारा. तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दे हैव लेसर एफिशिएंसी, whereas multicellular organisms they have better efficiency due to division of labor. काम का बंटवारा हुआ है जिसकी वजह से वो मिल बांट के काम करते हैं सेल्स और थकते नहीं हैं और ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं. नेक्स्ट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो शॉर्ट होता है. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइफ स्पैन इज लॉन्ग. एंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिस्टिंक्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज एब्सेंट. इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अलग से नहीं होते हैं क्योंकि एक ही सेल है, वही सारे फंक्शन करेगा. जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिस्टिंक्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स आर प्रेजेंट. इज इट क्लियर? इजी है ना. नेक्स्ट, ये तो हो गया नंबर ऑफ सेल्स के बेस पे ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं. नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे शेप्स ऑफ सेल. क्या सारे के सारे सेल्स एक जैसे होते हैं? नो. डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिजम्स. जैसे आप ह्यूमन बींग्स की ही बात ले लो, उनमें भी फंक्शन और पोजीशन, सेल की फंक्शन और पोजीशन के बेस पे डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं. जैसे कि हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम में आता है हमारा ब्रेन. ठीक है. हमारे जो नर्वस सिस्टम के जो सेल्स होते हैं वो सबसे लंबे होते हैं. लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी इज दैट इज़ न्यूरॉन. जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, न्यूरॉन जो होता है बहुत लंबा सा एक स्ट्रक्चर है. और हमारे ब्लड के आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो डिस्क शेप्ड होते हैं. मसल सेल भी यहाँ पे दिखाई दिया है, स्पिंडल शेप या इलोंगेटेड होता है. ठीक है. और एपिथेलियल सेल, हमारी स्किन के सेल्स दिखाई दिए हुए हैं थोड़े से. और वाइट ब्लड सेल्स. तो डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट फंक्शन शेप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन एंड पोजीशन. यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है. यहाँ पे आता है जैसे कि यहाँ पे एक और लाइन है, एक्सेप्ट सम सेल्स मोस्ट ऑफ द सेल्स हैव फिक्स्ड शेप्स
कुछ सेल को छोड़ के बाकी की फिक्स्ड शेप होती है, ठीक है। कुछ एक ऐसे सेल्स होते हैं जो अपनी शेप चेंज भी कर सकते हैं। आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स की शेप कैसी होती है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है, दैट इज़ बाइकनकेव। अब स्मूथ मसल सेल्स कैसे होते हैं, ये देखिए आपने स्पिंडल शेप भी बोल सकते हैं इसको या इलोंगेटेड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है नर्व सेल्स, इलोंगेटेड लाइक ट्री। ओवम कैसा होता है, दैट इज़ राउंडेड। स्पर्म की शेप डार्ट लाइक। एडिपोज या जिसको फैट सेल्स भी बोलते हैं, दे आर पेरिफेरल, दे हैव पेरिफेरल न्यूक्लियस। पेरिफेरल न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस सेल के बीच में ना होके उसके सेल मेम्ब्रेन के एक साइड जैसे में होगा। नेक्स्ट इज अभी हमने पढ़ा था सम सेल्स हैव एक्सेप्ट सम सेल्स मोस्ट ऑफ द सेल्स हैव फिक्स्ड शेप्स। तो वो कुछ कौन से सेल्स होते हैं जिनकी शेप फिक्स नहीं होती है, जैसे कि अमीबा। अमीबा जो होता है अपनी शेप चेंज करता रहता है, ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। एंड ल्यूकोसाइट्स जिनको हम वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं और वाइट ब्लड कॉर्पसल्स भी बोलते हैं, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। अमीबा एंड WBCs और ल्यूकोसाइट्स दे कैन चेंज देयर शेप। क्लियर, ये हो गया अबाउट द शेप ऑफ सेल्स। नेक्स्ट इज साइज ऑफ सेल। अब सेल का जो साइज़ है वो भी वेरी करता है। डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। अब यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन है और लार्जेस्ट सेल कौन है। तो स्मॉलेस्ट सेल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोनों ही। स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा और PPLO भी बोलते हैं उसको। PPLO की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है एग्जाम में, दैट इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स साइज इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। एंड लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग, जो कि आपने देखा होगा वीडियो वगैरह में बहुत ज़्यादा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेल। थैंक यू।